कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। लेक्चर बाय क्षितिज रावत सर। क्षितिज रावत मेरा नाम, जो तुम्हें लेक्चर पढ़ा रहा है। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, है ना। और बताना कैसे पढ़ाया, क्या चीजें समझनी है। कुछ चीजें कौन करने वाला है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे क्लास 10 के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, व्हाई कार्बन डू नॉट फॉर्म्स आयंस, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, इथेन, इथीन, इथाइन, मेथनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, जितने भी तुम स्ट्रक्चर सोच सकते हो जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने इस लेक्चर के अंदर डाल दिए। समझ आ गई? तो ये लेक्चर तुम्हारे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। और नोट्स बनाना, वैसे तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, वहां से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कार्बन, द बेसिस ऑफ लाइफ। कार्बन, इतने सारे हमारे पास नॉन मेटल्स है, पर हम उसमें से कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। एवरी लिविंग स्पीशीज, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, वो सारे मेरे पास कहीं ना कहीं किससे बने हैं? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, सब एक तरीके के अंदर बने हैं किससे? कार्बन से। कार्बन से ही नहीं बने, डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हैं। पर मेरे पास कार्बन का जो है एक मेजर रोल है। कार्बन को हम किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि हर चीज में कार्बन मेरे पास पाया जाता है, इसलिए एक नॉन मेटल जिसको हम एक अच्छे से एक चैप्टर ही बना दिया नॉन मेटल के ऊपर। कौन से नॉन मेटल के ऊपर? कार्बन के ऊपर। किसी के ऊपर क्यों नहीं बना? क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। नॉन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम कार्बन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं, कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लो कितने परसेंट है, 18% है। एक मेजर अमाउंट है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन के बाद सिर्फ मेरे पास कार्बन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन मेरे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट में प्रेजेंट है? 18% में प्रेजेंट। तो इसलिए हम कार्बन को एक अलग से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 18% पाया जाता है ना। और इधर देख लो, प्लांट्स प्लांट्स जो है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, तुम्हें पता ही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये रहा मेरे पास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में ये आपस में क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट वाटर के साथ आपस में रिएक्शन करते हैं, तो मेरे पास ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है मेरे पास प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स का खाना बनाने को प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उसके लिए क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास प्लांट्स, ट्रीज, ये जितने भी चीजें हो गई, प्लांट्स हो गई, ट्रीज हो गई, या फिर ह्यूमन बॉडी हो गई, इन दोनों में मेरे पास कार्बन एक अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है और यूजफुल है, एज अ बेसिस ऑफ लाइफ काम कर रहा है दोनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। पोजीशन ऑफ कार्बन, अब हमने देख लिया कि कहाँ का यूज होता है, कैसे बेसिस ऑफ लाइफ है ह्यूमन बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए। पर इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें उसमें मेरे पास पोजीशन क्या है इस कार्बन की, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ शेयर कर सके, उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो हमारे पास कार्बन जो है एक तरीके का कार्बन जो है, मेरे पास एटॉमिक नंबर इसका क्या है? एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब 1s2, 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आशा करता हूँ कि तुम्हें आती होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये रहे मेरे पास। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 4। 4 इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मेरे पास 4 बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर से पता चला मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से मुझे पता चला इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन से क्या पता चला? कहीं ना कहीं ये मेरे पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा आगे जाके, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा आगे जाके, देखो कैसे। अब यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन की कुछ यूनिक एबिलिटीज होती है, क्या क्या होती है? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी आगे जाके उसको बड़े से बड़े मॉलिक्यूल या बड़े बड़े चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए
एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, टेंडेंसी होती है कार्बन की, चार उसके पास चार बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, इसके कारण ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा और टेट्रावैलेंसी शो करेगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं देखूं टेट्रावैलेंसी क्या होती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है, डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। टेट्रा, टेट्रा का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं चार, फोर। टेट्रा मतलब फोर। Therefore, tetravalency means that a carbon can form four chemical bonds with other atoms. This property is crucial because it's allow carbon to create a vast number of products, including long chain, branch chain structure, and rings. समझ आ गई जो मैंने बात बोली। मतलब जो मेरे कार्बन है वो कहीं ना कहीं क्या चार बॉन्ड बनाएगा, और चार बॉन्ड के साथ कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो सकते हैं इसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन मेरे पास चार बॉन्ड फॉर्म करता है, उस चार बॉन्ड फॉर्म करने के चक्कर में चार केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे एटम के साथ, और जैसे ही दूसरे एटम में चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, वैसे वैसे वो वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर देता है। समझ आ गई। मतलब वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, चाहे लॉन्ग चेन हो, ब्रांच चेन हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी टाइप का कंपाउंड हो। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है देखो। ब्रांच चेन, कार्बन के यहाँ पे देख लो, ये रहा तीन बॉन्ड, चौथे पे शायद हाइड्रोजन चिपकाओ, हर एक के साथ इसके बाद दो दो बॉन्ड बना रखे हैं, शायद इस पर हाइड्रोजन चिपकाओ। तो ऐसे कार्बन अपने साथ ही जुड़ जुड़ के एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। देखो ब्रांच, ये रही ब्रांच चेन। लीनियर चेन फॉर्म कर सकता है, दो दो बॉन्ड बना के एक लंबी सी चेन बना सकता है, ये एक एग्जांपल हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल ब्रांच, सेकंड एग्जांपल चेन, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। थर्ड मेरे पास रिंग चेन फॉर्म कर सकता है। कार्बन जो है चार बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे तो दो दो ही बनाए, दो दो से ही मेरे पास क्या पेंटागन बन गया। यहाँ पे देखो हेक्सागन चेन बन गई, इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर भी मेरे पास फॉर्म कर सकता है ड्यू टू टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी मतलब चार बॉन्ड, चार केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं दूसरे एटम के साथ। ठीक है, और खुद के साथ भी फॉर्म करके एक लंबी चेन या फिर वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे लीनियर चेन हो, चाहे रिंग चेन हो। समझ आ गई। आगे मूव करते हैं। कैटिनेशन ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसकी तरफ मूव करते हैं। कैटिनेशन क्या है देखो। Catenation is the unique property due to of carbon due to which form bond with other atom of carbon. This is called self-linking of property, self-linking property of carbon। मतलब कार्बन जो है, कार्बन जो है खुद ही के साथ, मतलब खुद ही के साथ मेरे पास बॉन्ड फॉर्म कर देता है। मतलब ऐसे चार बॉन्ड फॉर्म करा, ये कार्बन भी चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर 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 ये कार्बन भी चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऐसे ऐसे ये वाला कार्बन भी चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर ये वाला कार्बन भी चार बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे ऐसे मेरे पास कार्बन अपने साथ ही लिंक हो के, मतलब कार्बन के पास पहले चार बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, पहले कोई और एटम भी जुड़ सकता था, पर अब कोई और एटम नहीं जुड़ेगा। अगर सिर्फ मेरे पास कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, चार बॉन्ड जो कार्बन बना रहा है वो कार्बन के साथ ही बना ले, तो मेरे पास वो वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है। उसको कहते हैं हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद ही के साथ जुड़ने वाली प्रॉपर्टी जो कार्बन की है, उसे कहते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही मेरे पास कार्बन वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है, चाहे वो रिंग चेन हो, चाहे कोई सी भी चेन हो, ब्रांच चेन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे बनाता है। ये रहा पहला एग्जाम्पल, दे सकते हो तुम, अगर पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल दिख रहा है ये, तो ध्यान से देखो। ये रहा कार्बन, चार बॉन्ड। मैंने कहा था सेम, जैसे ये कार्बन कार्बन के साथ ही चार बॉन्ड बना रहा है, एक तरीके का ब्रांच स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रांच ब्रांच फॉर्म कर दी। यहाँ पे देखो चार बॉन्ड बना के इसने रिंग रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बना ली, एक रिंग फॉर्म कर दी। यहाँ पे देखो लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, कार्बन ने आपस आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के चार बॉन्ड फॉर्म करे, हर किसी के देख लो चार बॉन्ड है। इस कार्बन के देख लो चार बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार। तो हर एक इंडिविजुअल कार्बन के चार चार बॉन्ड है। इस केस में देख लो कार्बन के चार बॉन्ड है, ध्यान से देखना, एक, दो, तीन, चार। चार टेट्रा वैलेंसी, चार बॉन्ड, चार केमिकल बॉन्ड्स, चार केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी टेट्रा वैलेंसी, है ना। उस टेट्रा वैलेंसी के कारण ही मेरे पास ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी के कारण मेरे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ही मेरे पास आगे जुड़ा हुआ है फर्दर, और ऐसे जुड़ जुड़ के मेरे पास एक बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देता है, चाहे वो ब्रांच हो, लीनियर हो, चाहे साइक्लिक रिंग हो, ऐसी टाइप की साइक्लिक रिंग हो। समझ आ गए। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है एलोट्रॉप्स एंड देयर टाइप्स। एलोट्रॉप्स होते हैं, देखो क्या होते हैं एलोट्रॉप्स।
एलोट्रॉप्स होते हैं द एबिलिटी ऑफ सम केमिकल टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक कोई एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है पर उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कोई भी एक एलिमेंट मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो पाया जा सकता है उसे कहते हैं उसके एलोट्रॉप्स। मतलब एक तरीके से अगर मैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करूं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन जो है मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जा सकता है, वेदर इट्स डायमंड और वेदर इज ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड ये पॉपुलर एग्जांपल्स है, मतलब मेरे पास जो कार्बन है उसका एक डायमंड स्ट्रक्चर हो सकता है और एक क्या हो सकता है मेरे पास ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, कार्बन फॉर्म मैनी एलोट्रॉप्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे जैसे कहते हैं एग्जांपल एलोट्रॉप्स। तो डिफरेंट एलोट्रॉप फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू इट्स यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका यूनिक है, टेट्रावेलेंसी के कारण चार बॉन्ड फॉर्म करता है। मैंने कहा था चार बॉन्ड फॉर्म करने से लिंकिंग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण बड़े बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद ब्रांच फॉर्म कर सकता है, रिंग फॉर्म कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है, वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एलोट्रॉप्स। तो उसकी टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी के कारण ही वो डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स शो कर रहा है। एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेरे पास कार्बन जो है उसके वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन, तो चार इलेक्ट्रॉन मेरे पास शेयर करता है। मेरे पास डोनेट नहीं करता, शेयर करता है। तो दूसरे एटम के साथ शेयर करने की प्रॉपर्टी उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, अलाउइंग फॉर वेरियस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, ये तीन प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण मेरे पास जो है, ये चार प्रॉपर्टी हैं जिनके कारण मेरे पास जो कार्बन है वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग, मतलब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप फॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दो टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एक एमोफॉस। क्रिस्टलाइन होते हैं मेरे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं अगर मैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, मतलब अगर एटम ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो एक चेन में जुड़े होंगे, एक ऑर्डर फॉलो करेंगे और वो ऑर्डर लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर होगा। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं होगा। पर एमोफॉस सॉलिड के अंदर रैंडमली अरेंज होता है एटम, मतलब एक यहाँ पे, 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 मर्जी होगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और थोड़ी सी चेन फॉर्म भी कर दी तो बीच में टूट जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एक सॉलिड के अंदर उसे कहते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एलोट्रॉप्स कार्बन क्रिस्टलाइन भी होते हैं, अमोर्फस भी होते हैं। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और एमोर्फस एलोट्रॉप्स चारकोल, कोल, लैम्प ब्लैक। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है मेरे पास किसके, एमोर्फस के। और क्रिस्टलाइन के डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर के मेन बात क्या है, डायमंड के अंदर जो कार्बन है मेरे पास कहीं ना कहीं चार बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी चार के चार बॉन्ड फॉर्म करेगा। और एक कार्बन के अंदर इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल, जिसे कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, और एक टाइप का ही 3D स्ट्रक्चर है ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, मतलब मेरे पास एक कार्बन अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, और एक सेम दो प्लेन में होंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्लेन में होंगे, कुछ अबव द प्लेन होंगे, कुछ बिलो द प्लेन होंगे। तो मेरे पास एक टाइप का 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देखो हर एक एटम के, हर एक कार्बन के चार बॉन्ड है, चार बॉन्ड है, ये रे चार बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस 3D स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डायमंड, जिसके अंदर हर एक कार्बन एटम मेरे पास कौन सी ज्योमेट्री शो करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा होता है। समझ आ गई। और डायमंड मेरे पास कहीं ना कहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है मेरे पास स्मूथ होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है एक तरीके का। ठीक है, स्मूथ मतलब हार्ड नहीं होता। और हर एक कार्बन एटम एक तरीके का हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है अपने स्ट्रक्चर में, डिफ बहुत सारी मल्टीपल हेक्सागोनल रिंग शो कर रहा होता है। और एक कार्बन एटम मेरे पास सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना रहा होता है, और उसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है, और एक हर एक कार्बन एटम की जो ज्योमेट्री होती है मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर। समझ आ गई। हर एक इंडिविजुअल कार्बन एटम मेरे पास ग्रेफाइट के अंदर मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हर एक कार्बन, जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बस ये याद रखना है, ट्रायगोनल प्लेनर शो करता है, टेट्राहेड्रल शो करता है। जब समझ आ गए। और ये मेरे पास प्लेनर होती है, देखो एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करना है, पहली एक शीट, फिर नीचे दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, है ना, ऐसे टाइप की शीट्स फॉर्म कर रहा होता है। तो ये मेरे पास नॉन प्लेनर होता है, पर ये मेरे पास प्लेनर होते हैं। जितनी भी हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ये जो सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रखी है, ये देखो सिक्स मेंबर्ड रिंग, ये सारी मेरे पास प्लेन में होती है, सारी मेरे पास प्लेन में और आ रही होती है। समझ आ गई। ये सारी मेरे पास किसके अंदर होती है, एक प्लेन के अंदर। अगर मैं ऐसा एक प्लेन ले लूं, अगर मैं एक ऐसा प्लेन ले लूं, ऐसा ऐसा प्लेन ले लूं, ऐसा प्लेन ले लूं, ऐसा,
अगर मैं एक ऐसा अगर मैं ऐसा प्लेन ले लूँ तो इस प्लेन के अंदर सारी चीजें आ रही हैं, और जब एक प्लेन के अंदर सारी चीजें आ जाती है तो उसे मैं क्या कहूंगा, मेरे पास प्लेनर कंपाउंड। समझ आ गई? तो मेरे पास ग्रेफाइट के अंदर हर एक लेयर मेरे पास हर एक लेयर मेरे पास प्लेनर होती है। समझ आ गई? प्लेनर होती है। पर अगर मैं फलनेस की बात करूँ, फलनेस में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक टाइप पे मान लो कि बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर। समझ आ गया? फलरेंस। ठीक है। हम्म इसे एक टाइप का C16 एलोट्रॉप भी कहते हैं, पर तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है फलेनिस में, याद रख लो। और ग्रेफाइट के अंदर मैंने जो चीजें बताई, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है, मल्टीपल प्लेनर होते हैं। हर एक कार्बन एटम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है प्लेनर होता है। डायमंड के अंदर नॉन प्लेनर कंपाउंड है। हर एक कार्बन एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। टेट्राहेड्रल में तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेरे पास नॉन प्लेनर होती है ना। और मेरे पास हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। समझ आ गया? डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप, जो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है डायमंड, ग्रेफाइट, फलेरिस। समझ आ गया तीनों? चलो आगे मूव करते हैं। वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म C+, C4- आयंस। ठीक है। मतलब कि एक टाइप से अगर मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करूं, अगर मैं आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता हूं, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो मेरे पास मान लो ए और बी आपस में एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मान लो, और बी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है जिसे कहते हैं हम आयनिक इंटरेक्शन। समझ आ गई? तो एक कार्बन एटम के पास वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हर एक एटम मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाह रहा होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद या तो हीलियम की पोजीशन अचीव कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नियॉन बन जाए। समझ आ गई? नियॉन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p 6। समझ आ गए? या तो 1s2 फॉर्म कर दे। ठीक है। 1s2 कैसे इसकी खुद की होती है, 1s2, 2s2, 2p 2। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम बना दे, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन बना दे। देखते हैं क्या करता है। कार्बन 4+ फॉर्म करता है, मतलब जब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कार्बन 4+ आएगा इसके ऊपर चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 4 नेगेटिव आएगा चार्ज। तो इन दोनों में से क्या फॉर्म करता है वो देखते हैं, या क्यों नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, ये भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, किसके लिए? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। समझ आ गई? ये रहे इसके प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उतने ही मेरे पास प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ गई? आगे मूव करते हैं। अगर मैं देखूं इसका रीजन क्या है, इफ कार्बन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो मेरे पास वो कार्बन 4+ बना देगा। और मेरे पास एक, अगर मैं बात करूं, मेरे पास 6 प्रोटॉन्स है इसके न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है ना मेरे पास, जो न्यूक्लियस होता है सेंटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसके बाहर कुछ शेल्स होती हैं, उस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है, मेरे पास कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अगर मैं उसमें से 4 रिमूव कर दूंगा, तो न्यूक्लियस इनको लेके बैठ रखा है अपनी तरफ, 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के बैठ रखा है। उनमें से मैं 4 को निकालना चाहूंगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जो मेरे पास फिजिबल नहीं होती है। ठीक है। तो अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर मैं उसे निकाल देता हूँ, तो लिविंग बिहाइंड मेरे पास जो कार्ब कैटायन हो जाएगा, उसके बाद 6 प्रोटॉन जो है मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे, जो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? तो पहली बात तो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना ही फिजिबल नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से पहली। ठीक है। मान लो मेरे पास ये मान लो मेरे पास ये है। ठीक है। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर एक शेल, दो शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम ध्यान से देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ने इन चार दोनों, ये जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में और आउटर शेल में, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको अच्छे से पकड़ रखा है अपनी तरफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है। अपनी तरफ एक अच्छी तरीके से पकड़ रखा है। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मुझे बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि उसे इलेक्ट्रॉन निकाल ले। और अगर मैंने इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दिया ना, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखा होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना फिजिबल नहीं है, इसलिए मेरे पास कार्बन जो है कार्बन 4+ फॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है। अगली चीज, कार्बन 4 नेगेटिव क्यों नहीं फॉर्म कर रहा होता? इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है
कार्बन गेन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन 4 माइनस बना देगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन, पहली जो न्यूक्लियस है इसके बाद, ये रे 1 2 3 4, ये रे 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने दो और डाल दिए, मतलब चार और डाल दिए, 8 डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो पहले ही इनको पकड़ने के लिए मुश्किल था, पहले ही अपनी तरफ खींच के अच्छे से खींच के बैठा था, ठीक है, ऊपर से मैंने चार और डाल दिए, तो मेरे पास जो कैटायन, जो न्यूक्लियस है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस है, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब जो प्रोटॉन्स है उसके अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन्स है, उन 6 प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे पास कितना, 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोल्ड करना है, ठीक है, तो इसलिए मेरे पास कार्बन, कार्बन C4 माइनस भी फॉर्म नहीं करता, तो कार्बन 4 प्लस भी फॉर्म नहीं करता, कार्बन 4 माइनस भी फॉर्म नहीं करता, इसका मतलब कार्बन मेरे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास शेयर करेगा। देखो कैसे करेगा, कैसे बॉन्डिंग शो करेगा, देखो, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एलिमेंट। समझ आ गई, मतलब कार्बन मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में थे, ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, वो मेरे पास चारों एटम, चारों बॉन्ड शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, ये रहा मेरे पास एक कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहे दूसरे एटम्स, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेरे पास जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चारों शेयर कर देगा अदर एटम्स को, कार्बन को भी कर सकता है और दूसरे एटम को भी कर सकता है। देखो कैसे, ऑक्टेट रूल, सबसे पहले ऑक्टेट रूल पढ़ लेते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है मेरे पास, एटम कंबाइन विद अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन। ऑक्टेट रूल होता है मेरे पास, कोई भी एक एलिमेंट मेरे पास नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाह रहा होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना, तो हर एक एटम या एलिमेंट मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है कि उसके जो वैलेंस शेल में कम से कम उसके कितने, वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी भी एटम के आठ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो मेरे पास एटम स्टेबल है। समझ आ गई, तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम मेरे पास उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और अपनी नोबल गैस को फुलफिल करना चाहता है। तो जो चीजें फुलफिल अगर हो रही है तो इसका मतलब उसे कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसका ऑक्टेट फुल है। तो यही ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना चाह रहा होता है अपने वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है, समझ आ गया ऑक्टेट रूल। अब देखो इससे रिलेटेड कैसे, मैंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, या तो अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, इसके साथ शेयर करने के बाद देखो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ये रहा, ठीक है, इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गई। तो इसने क्या करा, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन था, क्या करा इसने, इसको शेयर कर दिया, और इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसने गेन कर लिया। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो इसने तो ट्रांसफर करा, यहाँ पे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन हुआ, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है जो कार्बन फॉर्म करेगा। कार्बन ने क्यों नहीं करे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन 4 प्लस और 4 माइनस शो नहीं कर रहा था अनस्टेबल पे, समझ आ गए। तो कार्बन क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे देख लो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और मुझे क्या करना है, हर एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इसके उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद ये मेरे पास, ये रहा इसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ऑक्टेट पूरा हो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वहां पे सर्कल बना दो, यही कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी। देखो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब जब भी मेरे पास किसी के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होते ही वहां पे एक सर्कल बना देना है, समझ आ गई, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्टेट। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, हीलियम, हीलियम के पास 1s2, हाइड्रोजन के पास 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर कर दे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपने ही एटम के साथ शेयर कर दे तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। देखो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, हो गए दो, हो गए दो, ये करते हैं आपस में बॉन्ड फॉर्म, समझ आ गई। H2 बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन से, एक इसका, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट पूरा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया है, हीलियम की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ली है, समझ आ गई, समझ आ गई। देखो
इस केस में क्या है, O2 के केस में, ये रहा O2 का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है, आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं तो मैं पता कैसे चलेगा कि कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा एटम आपस में, देखो आउटर मोस्ट शेल में से कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको माइनस करो तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं इसमें, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। 2 बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, दो मेरे पास बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दो कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर आपस में कर दिए इन्होंने, समझ आ गई। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी। इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, ये रहा इसका ऑक्टेट, देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा। और इसका भी ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का क्या था, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 8 ऑक्टेट में से अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर दो और बाकी उसे ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, समझ आ गई। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले N2 का देख ले, N2 का देख लें, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 1s2 2s2 2p1, मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं सॉरी, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल में मेरे पास इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ मेरे पास, ठीक है। तो बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, 8 में से 5 माइनस करो, 3, 3 आया, इसका मतलब कि नाइट्रो मेरे पास 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये रहे तीन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड फॉर्म कर दिए। 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो क्या होगा अब? कैसे होगा ऑक्टेट पूरा, ये रहा ऑक्टेट, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी सेम, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, समझ आ गई। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन माइनस, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जिसका बॉन्ड बना रहे हो, जो आंसर आया वो मेरे पास उसके उसने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास तभी 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर, मिथेन। मिथेन का क्या है, CH4। ध्यान से देखोगे CH4 का क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन क्या है तुम्हें पता है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपने वैलेंस शेल में। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा कर लेगा, समझ आ गई। ये रहा, अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करेगा, समझ आ गई। अपने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करेगा। पर कार्बन कैसे करेगा, देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गई, समझ आ गई। कार्बन ने क्या करा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उन 4 बॉन्डों में हाइड्रोजन आ गए हर जगह, समझ आ गई, क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट में गेन कर लिए, समझ आ गई। समझ आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आगे मूव करते हैं। दूसरा है इथेन। इथेन क्या है, सबसे पहले तुम टर्मिनल कार्बन बना लिया करो, मतलब कार्बन कार्बन, तो ये 2 कार्बन बना लिए रे, इसका वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के भी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाकी क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ गेन कर ली, ये रहे 3, ये रहा 3, और ये रहे 3, इन्होंने तो अपने बना लिए, इस साइड ने भी अपने 3 बना लिए, देख लो, अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है। और इस कार्बन का देखो, ये रहा ऑक्टेट, इसका तो ऑक्टेट पूरा, इस वाले का। और इस वाले का कैसे होगा, ये देखो, ये रहा, इसका भी पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गई। इन्होंने क्या करा, तीन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, इसने भी 3 बॉन्ड करे, एक इलेक्ट्रॉन बचे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचे इनके वैलेंस में इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये रहा, ध्यान से देखो, ये रहा, समझ आ गई, समझ आ गई। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास इथीन। इथीन ने क्या करा, पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसने इसके साथ शेयर कर लिए, ये रहा, 2 हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा, ठीक है, ये रहा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो हर एक कार्बन ने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे इनके पास, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो आपस में बॉन्ड बना दो, समझ आ गई। अब किसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्टेट में, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गए थीन के स्ट्रक्चर, समझ आए थीन के स्ट्रक्चर। आगे मूव करते हैं। इथाइन का। इथाइन ने क्या करा,
इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया करो, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो आपस में शेयर हो जाएंगे। समझ आ गई? एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में, तो इसने क्या करा, इन्होंने आपस में शेयर कर लिए, ये रहा। ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? रुक जाओ। ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? मैं यार, ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? ये रहा उसका 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हाइड्रोजन बना लो, हाइड्रोजन के बाद जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे आपस में शेयर कर लेंगे, खत्म, इजी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बने तो उसको सर्कल लगा दो। मेथेनॉल, अगला मेथेनॉल, CH3OH। सबसे पहले कार्बन बना लो, मैंने कहा है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, और कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उनका ऑक्टेट पूरा कर दो। 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के साथ ऑक्टेट पूरा करो। फिर क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? ऑक्सीजन ही बचा है, ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे ही बचे, पांचवा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया इसके साथ, और छठा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया इसने, ये रहा। तो कार्बन का कैसे ऑक्टेट पूरा होगा? ये रहा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन ने 3 हाइड्रोजन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन बचा ऑक्सीजन के साथ शेयर, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो चार ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर, दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर, बाकी ऐसे ही। समझ आ गई? बाकी ऐसे ही रह गए। अगला मूव करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है? CH3CH2OH। सबसे पहले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दो, ये रहा, ये रहा, इसका ऑक्टेट पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन का इसका ऑक्टेट पूरा। फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसने क्या करा, इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बगल वाले कार्बन के साथ। इसके साथ भी क्या है? हाइड्रोजन, ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्टेट पूरा, इसके साथ ऑक्टेट पर। दोनों हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरे कर लो, समझ आ गई? एक इलेक्ट्रॉन बचा इसका भी, तो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, बाकी बचे ऐसे ही रहेंगे। तो इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? ये रहा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा, और इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। समझ आ गया इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? आगे मूव करते हैं। मिथेनॉल, मिथेनॉल कैसे फॉर्म करेगा? मिथेनॉल होता है ऐसा, ये कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, चार। एक पहले हाइड्रोजन कंप्लीट करो, मैंने कहा था सबसे पहले हाइड्रोजन कंप्लीट करो। हाइड्रोजन कंप्लीट होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए इसने आपस में। समझ आ गई? ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, ये रही, समझ आ गई? ऑक्सीजन के साथ शेयर। तो कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट ये रहा, 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा हो गया। समझ आ गई ऑक्टेट की कहानी? इथेनॉल, इथेनॉल में क्या हुआ? CH3 में सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट पूरा करो, ये रहा पूरा, ये रहा पूरा, ये रहा पूरा। एक इलेक्ट्रॉन बचा, बगल वाले कार्बन के साथ पूरा, कार्बन के भी यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, इसने और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ये रहा। समझ आ गया? क्या बचा फिर? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा 8 का, इसका भी 8 का ऑक्टेट पूरा, यहाँ से देख लो, और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। यहाँ पे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा इस कार्बन का, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गया? समझ आ गया इथेनॉल का डायग्राम? आगे मूव करते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ने क्या करा? सबसे पहले कार्बन, CH3, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में, इसका ऑक्टेट पूरा, 3 हाइड्रोजन है, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। एक इलेक्ट्रॉन बचा था कार्बन के साथ शेयर, कार्बन ने क्या करा? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, CH3COH ऐसे दिखता है। तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन पूरे, फिर इसने इसके साथ शेयर करा। फिर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, दो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए, है ना, और ये रहे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इस वाले का भी पूरा। समझ आ गया? इसका कैसे होगा? लास्ट वाले का 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ शेयर, फिर क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर दिया, तो इसका भी ऑक्सीजन पूरा। समझ आ गई? समझ आ गया प्रोपेनॉन का? आगे मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सबको बताना है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड HCOH, इसको कैसे बनाएंगे? कार्बन के सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, सबसे पहले हाइड्रोजन के फॉर्म कर दो, हाइड्रोजन एक ही था, दूसरा क्या है? 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए। समझ आ गया? 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए, ये रहे, और खुद का ये रहा, और एक ये रहा ऑक्सीजन के साथ।
एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो ये अपना पूरा करेगा और ये अपना पूरा करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई मेथेनॉइक एसिड? आगे मूव करते हैं। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का क्या है, CH3। तो CH3 पहले अपने हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा था उसके साथ शेयर कर दिया। तो इसने क्या करा, दो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करा और ये फॉर्म कर दिया। इसका कैसे ऑक्टेट, ये रहा। इसका ऑक्टेट ये रहा। और इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट ये रहा। जहां जहां 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हें फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, उन्हें फुलफिल कर दो, उनके अराउंड एक सर्कल बना दो।